हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। और आज है 2 अगस्त 2025। तो 2 अगस्त 2025 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के हम एडिटोरियल पेज को डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल होते हैं इम्पॉर्टेंट, और आज दोनों में से एक आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो दूसरा आर्टिकल है वो एक मोटिवेशनल आर्टिकल आप मान सकते हैं, जिसमें एक प्लेयर के बारे में बताया गया है। वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि दैनिक जागरण, देखिए 3 पेपर हमारे चैनल पर डिस्कस कराए जाते हैं। पहला है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, दूसरा है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एडिटोरियल पेज, और तीसरा वीडियो है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज को हम अपने वीडियो में यानी कि चैनल पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप इन तीनों वीडियो को देखिए। उससे पहले आपको ये बता दें कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़िए। लगभग मैं अपने हर वीडियो में इस चीज़ को बताता हूं कि आप कोई भी पेपर पढ़िए, आपको राष्ट्रीय संस्करण को ही वरीयता देना है। राष्ट्रीय संस्करण आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सिर्फ काम की चीज़ें मिलती हैं आपको। आज आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ये बताया गया है या बताया जाएगा कि न्यूज़पेपर को आपको कैसे पढ़ना है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। और जब तक आपके जीवन में एक उत्साह नहीं होगा तब तक आपको कोई भी कार्य करने में थोड़ा सा टफ लगता है, मुश्किल लगता है। इसलिए आप कुछ भी करिए पूरे उत्साह से करिए। आप उत्साह से कार्य करेंगे तो उसमें आपकी सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम काबिल नहीं हो तो कभी वो सपने देखते ही नहीं। ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने वो सपना देखा, और सपना आपने तभी देखा जब आपके अंदर उसकी काबिलियत होगी। देखिए, बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 10 से 20 लाख लोग तैयारी करते हैं और फाइनल सिलेक्शन 700 से 800 लोगों का ही होता है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी सपना देखा होगा, तभी इस मंजिल तक पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि आप बिना सपने देखे, बिना किसी मोटिव के उस फील्ड में घुस जाते हैं। और अगर आप किसी मोटिव के या बिना किसी रोड मैप के किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या फिर देर लग सकती है। इसलिए आप सपने देखिए और उन सपनों को हासिल करने और उसे सफलता में बदलने में पूरा प्रयास करिए। अगर आपने सपना देखा है तो आप में काबिलियत है उसे करने की। यूपीएससी का अगर क्लियर करने का आपने सपना देखा है तो निश्चित तौर पर आप में उसकी काबिलियत है और आप उसे कर सकते हैं, और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना है, कभी ये नहीं समझना है कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मुझसे ये हो नहीं सकता है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरी क्षमता से परे है। इन सब बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है कि हाँ, मैं जो भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसमें निश्चित तौर पर सफल होऊंगा और सफल होऊंगा ही, निश्चित तौर पर। ये आपके मन में हमेशा होना चाहिए। और इस विश्वास के साथ अगर आप कोई भी कार्य करेंगे कि हाँ, मुझे इसमें सफल होना है और मैं इसमें सफल होकर रहूँगा, तो उसमें आपकी सफलता के चांसेस सच में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, आपके मन में ये होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर होकर रहेगा और मैं इसे करके रहूँगा। आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। और इसके बाद हम आज के अपने एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। और हम जैसा कि आपको दिखाते हैं कि हम पेपर लेकर बैठते हैं कि कुछ लाइनें जो इम्पोर्टेंट लाइन है छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। तो आज 2 आर्टिकल हैं हमारे। पहला आर्टिकल है, सभी शिक्षण संस्थानों में लागू हो नई शिक्षा नीति। आपको पता होगा कि सन 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। इससे पहले कितनी शिक्षा नीति लागू हो चुकी हैं, इस बात को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो आर्टिकल है वो बद्री नारायण द्वारा लिखा गया है, और जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई के कुलपति हैं। तो इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि देखिए, 5 वर्ष पुरानी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश के शिक्षा जगत में एक ऐसा प्राण तत्व फूंकना है जिससे सच्चे भारतीय की पीढ़ी विकसित हो सके। यहाँ पर
मन होगा, भारतीय मन की पीढ़ी विकसित हो सके। मतलब हमें एजुकेशन को इस तरीके से डेवलप करना है नई एनईपी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, कि जो विद्यार्थी जिस फील्ड में जाना चाहता है, मन से जाना चाहता है, वो उसी फील्ड के बारे में सोचे और उसी फील्ड में कार्य करे और उसी फील्ड में सफलता हासिल करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस विषय में आपकी रुचि है उस हिसाब से एनईपी तैयार किया गया है, उसमें आप एडमिशन लीजिए और अपने सपनों के अनुरूप उसमें कार्य करिए। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं और आपको ग्रेजुएशन करवा दिया जाए तो ये चीज़ सही नहीं होगी। आप बेमन या तो ग्रेजुएशन करेंगे या फिर बेमन आप बीटेक करेंगे। इसलिए जिस फील्ड में आपका मन हो उस फील्ड को आप चुनिए ताकि उसमें सफलता आपको आसानी से मिल सके और आपकी रुचि पैदा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि भारत का मिशन भी है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसके लिए एनईपी जैसे जो माइलस्टोन हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एनईपी एक बेसिक चीज़ है जो इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जितना आपकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी उतना आपका आर्थिक विकास होगा और उतना ही देश का विकास होगा। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इस दिशा में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माण, विकास और क्रियान्वयन किया गया। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई परिवर्तनकारी योजनाएं तैयार की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रही योजनाएं मिलकर विकास को गति दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर क्षेत्र में योगदान होता है, हर क्षेत्र का किसी भी देश के विकास में। तो चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो और जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, वो सभी पूरी तरीके से इसमें कार्य कर रहे हैं ताकि जो राष्ट्र है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आगे आर्टिकल में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि पहली एनईपी। अब देखिए यहाँ पर हम एनईपी की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन हम एनईपी से संबंधित आंकड़े जान लेते हैं कि ये एनईपी है क्या। देखिए एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारत में अभी तक 4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति या फिर शिक्षा नीति आप बोल सकते हैं, लागू की जा चुकी है। पहली जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 1968 में 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी 1968 में, और इसमें काफ़ी परिवर्तन भी हुआ था। दूसरी जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तीसरी हमारी शिक्षा नीति 1992 में आई जिसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव उस समय अपने पद पर थे। और चौथी हमारी शिक्षा नीति 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थापित की गई। इस पर अभी कार्य चल रहा है। तो हालांकि सबसे ज़्यादा कार्य या फिर कह सकते हैं आप 92 में ही हुआ था जब एफडीआई के माध्यम से एजुकेशन फील्ड को भी थोड़ा सा ओपन किया गया था। तो हम ये बता दें कि अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो चौथी एजुकेशन पॉलिसी है। तो 4 हो गई, 1968, 1986, 1992 और 2020। अब हम आपको ये थोड़ा सा समझा देते हैं कि एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए इसको 5+3+3+4 में इसको मॉडिफाई किया गया है। अब 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा होगी। उसके बाद फिर 5 से 8 के लिए, देखिए 3 से 5 या आप 1 साल से 5 साल कह सकते हैं, तो ये 5 में आ गया। 5th क्लास से 8th क्लास यानी कि 6th, 7th और 8th ये हमारा इस 3 में आ गया। उसके बाद 9th, 10th, 11th ये हमारा इस 3 में आ गया। और फिर 11th से लेके आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन तक या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वो हमारा इस चौथी शैक्षणिक संरचना में आ गया। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है जिसमें शिक्षा, आर्थिक विकास पर फोकस किया गया है। और इसमें आपको बता दें कि जो प्रारंभिक बाल शिक्षा है उसे 3 से 6 वर्ष सभी बच्चों के लिए आवश्यक किया गया है। जैसे कि आंगनवाड़ी इत्यादि में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य 2025 तक कार्यान्वित तकरीबन पूर्ण होना चाहिए। मूल्यांकन का जो आधार है वो 5, 3, 3 और 4 के अनुरूप रखा गया है। जो 8वीं क्लास है उसको भी एक मिनी आप कह सकते हैं कि बोर्ड बना दिया गया है। और आपको ये बता दें कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें डिटेल से बताया गया है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अब हम आते हैं
अपने वापस इस आर्टिकल पर, जिसमें बताया गया है कि अब इस नीति को लागू हुए 5 साल हो गए हैं और यह सही समय है कि इसकी समीक्षा की जाए कि इन 5 सालों में क्या परिवर्तित हुआ और कितना विकास किया हमने। नई शिक्षा नीति मूलतः एक दीर्घकालिक शैक्षिक परिवर्तन की रूपरेखा भी है, यानी कि हम अपने एजुकेशन में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा मोटिव है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा में मौलिक उद्योग, एकेडमी, संवाद और छात्रों में रोजगार की संभावनाओं को और परख को विकसित करना है। जो ये पूरा एनईपी है उसका ढांचा ही इस तरीके से तैयार किया गया है कि हम ये बता सकें छात्रों को कि हाँ, आप पढ़िए और आप पढ़ेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। ऐसे कोर्सेस लाए जाएं जिससे रोजगार मिलना आसान हो सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आगे आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें सर्वाधिक जन संवाद विकसित भी हुआ है। शिक्षा नीति, इसके लिए देखिए ऐसे ही शिक्षा नीति लागू नहीं कर दी गई है। सबसे पहले इसमें 1,10,623 ग्राम स्तरीय बैठक की गई थी, यानी ग्रामीण इलाकों में बैठक की गई और जाना गया कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में किन किन बदलावों की आवश्यकता है, वो क्या चाहते हैं, उसके अनुरूप क्या किया जाए। तो इसलिए 1,10,623 लगभग बैठकें सिर्फ ग्रामीण इलाकों में हुई। उसके बाद 3,250 जो बैठकें हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डिबेट है वो ब्लॉक स्तर पर की गई। 725 डिबेट शहरी इलाकों में की गई हैं और 340 जो डिबेट हैं वो जिला स्तर पर की गई हैं, यानी जिलों को बुला लिया गया और उनमें डिबेट करा दी गई। कई जिलों को एक साथ बुलाया गया और उनमें एक डिबेट करा दी गई, उनका मन जाना गया, उनकी समस्याओं को जाना गया और वो क्या चाहते हैं, कैसे विकास किया जा सकता है, क्या क्या परिवर्तन किया जाए, किसका अधिक प्रभाव होगा, ये सब बातें इसमें जानी गई। आगे इसमें आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इस ढांचा का परिवर्तन करने के लिए स्कूल शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक कई सुधार किए गए। इनमें अनुशासन, निकटता पर आधारित 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, यानी कि जो ग्रेजुएशन है उसको 4 वर्ष का कर दिया गया। क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया कि आपको एक क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जितना आप ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे, जितना अच्छा आप अटेंडेंस होगी, जितना अच्छा आपका आचरण होगा, तो उस हिसाब से आपको क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे नहीं आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ कॉइन्स दिए जाते हैं या फिर कुछ आपको क्रेडिट पॉइंट दे दिए जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। उस तरीके से क्रेडिट ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएं दी गई। अगर आप तीसरे साल में ग्रेजुएशन यहाँ कर रहे हैं, मान लीजिए बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में, तो आप चौथे साल में आप एमपी में या फिर केरल में, तमिलनाडु में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, हाँ, बशर्ते उस कॉलेज में वो कोर्स होना चाहिए। विकसित की गई मूलतः शिक्षा स्किल आधारित कोर्स, रचनात्मक मौलिक पाठ्यक्रम आदि पर कई नए पाठ्यक्रम भी विकसित किए गए और कई नए ऐसे कोर्सेज को स्टार्ट किया गया जो शिक्षा के अनुरूप हों, आपके लिए हों और जिनकी मांग की जा रही थी। अभी तक क्या कर रहे थे हम, सिर्फ ग्रेजुएशन, बीटेक, एमबीए या कोई डिज़ाइनिंग कोर्स इत्यादि कर रहे थे, लेकिन अब कई ऐसे नए कोर्सेज को भी इसमें लॉन्च किया गया जिससे लोगों की रुचि पैदा हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर पाएँ अपने आप को और अपने फील्ड में अच्छा कार्य कर पाएँ। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बताया गया है कि वास्तव में नई शिक्षा नीति एक दीर्घकालिक चरणबद्ध कार्यक्रम है जिसके माध्यम से मुख्य लक्ष्य भारतीय शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर आप एकदम से पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। इसके लिए थोड़े थोड़े स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई व्यवस्था अगर 50, 60, 70 साल या 100 साल, 150 साल से खराब है, उसको आप सोचेंगे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10, 20, 25 साल में सही हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन याद रखिए, जब वो चीज़ परिवर्तन होंगी चरणबद्ध तरीके से, तब उसका जो रिजल्ट है वो आपको अगले 2-3 साल या 5 साल में देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी भी इस चीज़ की समीक्षा की जानी चाहिए कि जो हमने अभी 5 वर्ष इसमें बिता दिए, जो 2020 से इसमें 5 वर्ष हमने बिता दिए हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा अभी तक, और क्या उसमें अभी हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। यदि कार्य करने की आवश्यकता है तो किस फील्ड में और किस हद तक हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अब एनईपी में सारे जितने भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के, एक यूनिवर्सिटी के लिए एक समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया। जैसे कि मान लीजिए आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी हो गया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई। इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी के लिए एक समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें सभी कॉलेज को समाहित कर लिया गया। अब विद्यार्थियों का जो रोल हो गया वो सीधे के सीधे समर्थ पोर्टल पर हो गया। वो समर्थ पोर्टल पर जाते हैं, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, वहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, वहीं पर रिजल्ट देखते हैं। इस तरीके से वो अपने कार्य को करते हैं, यानी समर्थ पोर्टल की इंपॉर्टेंस को इसमें बढ़ा दिया गया।
इस कार्यक्रम में अब तक 12,800 उच्च शिक्षण संस्थान जुड़ चुके हैं, जिसमें से 1.75 करोड़ छात्रों को शैक्षिक व्यवस्था के दैनिक प्रबंधन का संचालन हो रहा है। आप कह सकते हैं लगभग 2.25 करोड़ छात्र इससे जुड़ भी चुके हैं और लगभग 13,000 कॉलेजेस भी इसमें अपने आप को जोड़ चुके हैं। स्वयं प्लस एक ऐप भी लागू किया गया है जिसमें 5 इंटरनल प्रशिक्षित होते रहते हैं। आगे बात की जा रही है कि इनमें 1.74 लाख प्रशिक्षित विभिन्न उद्योगों से जुड़कर आजीविका के स्रोत भी अपने देखते हैं। व्यवस्था से जुड़े भारतीय ज्ञान व्यवस्था से जुड़े गणित, एस्ट्रोनॉमी, सौंदर्य शास्त्र, जन स्वास्थ्य केंद्रित जैसे विषयों में उच्च शिक्षा के लिए लगभग 38 पाठ्यक्रम भी विकसित किए गए हैं। जैसा हम अभी बात कर रहे थे, इसमें लगभग 38 नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। बहुत होता है 38 कोर्स। इनके शिक्षण के लिए शिक्षक और अनुदेश प्रशिक्षित भी किए जा रहे हैं। भारतीय शिक्षा जगत विशेषतः उच्च शिक्षा में हो रहे इन ढांचागत विकसित व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम डिजाइन और पाठ्य पुस्तक निर्माण का एक बड़ा असर यह हुआ है कि भारतीय शिक्षा संस्थानों में हाल के वर्षों में रैंकिंग में सुधार आया है। अब जो ये रैंकिंग में सुधार आया है, आप ये देख रहे हैं, रैंकिंग में देख रहे सुधार विश्व स्तर पर जब ये रैंकिंग कराई गई तो 500 रैंकिंग में भारत के जो फर्स्ट जो 500 कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी थी, उसमें 11 विश्वविद्यालय भारत के थे। जैसे IIT हो गया, IIM हो गया और कुछ इंस्टीट्यूट थे, ये सब 11 में आ गए, 11 में आ गए। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में 2025 में जो रैंकिंग कराई गई उसमें 163 विश्वविद्यालय आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप कह सकते हैं जिसका लाभ मिल रहा है। जो कुछ चेंजमेंट किए गए हैं एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, उससे शायद हमें कुछ रोल और प्रगति देखने को मिल रही है। भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व के कई देशों में अपने कैंपस खोल रहा है। कई विश्वविद्यालय भी भारत में अपने कैंपस खोल रहे हैं। अब देश के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए। उम्मीद है कि इसका अगला चरण विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक देश के ज्ञान जगत और ज्ञान शक्ति को विकसित करेगा। और आपको ये बता दें कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो शिक्षा मंत्रालय का तो है ही, शिक्षकों का है, सरकार का है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक का भी होता है और छात्रों का भी होता है। आपके सामने स्कीम पेश की गई, बजट आवंटित कर दिया गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक वो बजट आया। अब कुछ में चलिए धांधली हुई, भ्रष्टाचार होता ही होता है, उसको हम किनारे कर देते हैं, लेकिन जो कुछ ना कहीं ढिलाई बरती जाती है अभिभावकों द्वारा या फिर बच्चों द्वारा, उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, आपको समझाते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं 8th तक या 5th तक, 10th तक, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। सरकार ड्रेस देती है, बुक्स देती है, मिड डे मील देती है। मिड डे मील तो छोड़िए, बहुत घटिया खाना उपलब्ध कराया जाता है, तो लेकिन जो किताबें और बैग दिया जाता है, अब यदि उनका उपयोग बच्चे नहीं करेंगे तो सरकार क्या ही कर लेगी। बच्चों को किताबें दी जा रही हैं, स्कूल आने की सहूलियत दी जा रही है और ड्रेस दिए जा रहे हैं, शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, तो बच्चों को स्कूल तक आना चाहिए। इसमें शिक्षकों का भी रोल होना चाहिए, शिक्षकों को भी ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों का भी बीच बीच में टेस्ट करते रहना चाहिए। सरकारी स्कूल के टीचरों की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। प्राइवेट स्कूल में आप देखिए, टीचर वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी उनके लिए सब्जेक्ट उनका उसी तरीके रहता है जब वो पढ़ रहे होते हैं। आज अगर आप 20 साल किसी नौकरी किए हुए सरकारी टीचर के पास चले जाइए, उसकी अपने ही विषय की समझ खत्म हो चुकी होती है, ये स्थिति है। तो इस पर सबसे बड़ा फोकस किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, जो है धैर्य और संकल्प की अद्भुत कहानी। इस आर्टिकल में आपको हम दिखा दें, इस आर्टिकल में बात हो रही है शतरंज चैंपियन 19 वर्षीय किशोरी दिव्या देशमुख की। आप ये पिक देख सकते हैं, दिव्या देशमुख की है और इनके एक मोटिवेशनल स्टोरी तरीके से इस यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि जब आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के सामने हो और आप पर कमजोर होने का ठप्पा लग जाए तो उत्कृष्ट हासिल करने के दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है, और जब आप उसे हासिल कर लेते हैं तो फिर दुनिया आपकी होती है। वही यहाँ पर दिव्या के लिए बताया जा रहा है कि इन पर एक ठप्पा था कि आप कमज़ोर हैं, उतना बढ़िया नहीं खेलते हैं। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। आपने देखा होगा कई स्टूडेंट जो होते हैं ना, हमारे बैक बेंचर्स,
उनके लिए ये बड़ा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्लास में भी हम सब भी इस उम्र से गुजरे हैं, तो ये कहा जाता था कि पीछे वाले बड़े कमज़ोर छात्र होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कमजोरी का ठप्पा लग जाने से उसकी काबिलियत मर जाती है? नहीं। कई बार मैंने पिछले न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि जो कमज़ोर छात्र होते हैं वही कभी कभी बहुत बेहतर कर देते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, अगर आपको मैं बताने बैठूं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस पर फोकस हम नहीं करेंगे। और कमज़ोर छात्र ही अच्छा हासिल कर सकता है। अगर आप किसी विषय में कमज़ोर हैं तो हो सकता है उसमें आपके ज़्यादा नंबर आएँ। तो दृढ़ संकल्प की इसमें ज़रूरत होती है। नागपुर की 19 वर्षीय किशोरी दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बातूनी में विश्व महिला शतरंज कप जीतकर इसकी पुष्टि करी है कि कोई भी कमज़ोर नहीं होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रयास, मेहनत से आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली 88वीं ग्रैंड मास्टर और चौथी महिला खिलाड़ी बनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसको मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित पिछले शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, कहानी अभी और लिखी जानी बाकी थी, जो इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में लिख दी। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर मापदंड होते हैं। से ये भी बता दें कि 2500 की रेटिंग की आवश्यकता होती है, जिसको सारी चीज़ों को इन्होंने क्लियर किया और इस मुकाम तक ये पहुंची हैं। आगे आर्टिकल में बता दें कि अंततः शतरंज विश्व कप 23 साल बाद भारत आया है। इससे पहले 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 2000 और 2002 में लास्ट बार जीता था इसे। विश्वनाथन आनंद के बारे में सभी लोग जानते हैं। आगे आर्टिकल में आपको बता दें कि जब दिव्या अपने गृह नगर नागपुर पहुंची तो वो क्षण बहुत भावुक करने वाला था, क्योंकि इनके जो पहले कोच थे, शतरंज के पहले कोच, उनके बारे में आपको बता दें कि शतरंज का जो मक्का कहा जाता है, मक्का मदीना चेन्नई बोला जाता है इंडिया के लिए, उसमें दिव्या के जो टीचर थे या फिर कह सकते हैं गुरु, वो थे ग्रैंड मास्टर रमेश। उन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया, इनका प्रशिक्षण किया। और आपको बता दें कि रमेश में ये बहुत ग्रैंड मास्टर रमेश में ये बहुत बड़ी प्रतिभा थी कि वो हुनर को पहचानते थे। वो उन्हीं को प्रशिक्षित करते थे जिनमें काबिलियत होती थी। बहुत से जो स्टूडेंट होते थे जो काबिल नहीं भी होते थे, उनको भी वो बहुत टॉप तक ले जाते थे, लेकिन उनका प्रशिक्षित किया हुआ जो स्टूडेंट है वो जरूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेता था, जिसका एग्जाम्पल दिव्या है। आगे आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जब वो नागपुर पहुंची तो क्षण भावुक करने वाला था, जब उन्होंने गर्व से अपने पहले कोच राहुल जोशी की तस्वीर पकड़ी। अपना ग्रैंड मास्टर खिताब उन्हें समर्पित किया। जोशी का निधन 40 वर्ष की उम्र में हो गया था। दिव्या की आंखों में आंसू झलक रहे थे और वह रुक नहीं रहे थे। भारत में यह ट्रॉफी की कमी खल रही थी, जिसे 23 साल बाद दिव्या द्वारा पूरा किया गया। और आपको बता दें कि दिव्या ने अपने ही हमवतन यानी भारत की ही एक खिलाड़ी को हराया है। अब आप कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि वो खिलाड़ी कौन है, क्योंकि हर चीज़ अगर आपको बताई जाएगी तो थोड़ा सा सर्च करने का आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। जितना आप सर्च करेंगे, फील्ड के बारे में जानेंगे, तो नॉलेज पक्की होती चली जाएगी। तो यहाँ पर और कुछ इसमें नहीं था। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हैं, जैसे 23 साल बाद भारत में आया और इनका ये जो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था और भारत की चौथी महिला खिलाड़ी हैं। इस तरीके के ये कुछ पॉइंट हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा प्रयास है कि दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, हम आपको इस तरीके से जो एडिटोरियल पेज है इस तरीके से डिस्कस कराएं कि आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े इस पेज को लेकर। और इसके बाद हम आपको इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स भी आज से उपलब्ध होने लगेगा और इसी तरीके से आपको कई वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध होने लगेंगे। आपको करना क्या है, उसे क्लास के तरीके देखना है। नोट्स बनाने तो नोट्स बनाइए, या फिर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पढ़ाया गया है, इसके जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।